तो लेट्स स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी। चलिए ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, मैं बायोटेक का डेफिनेशन पहले लिख चुका हूं क्योंकि ये थोड़ा लैंग्वेज है। बायोटेक का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है। बाय द वे, अगर मैं पूछूं आपसे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो देखो इसका दो पार्ट है, बायोलॉजी और दूसरा टेक्नोलॉजी। देखो, तो सिंपली कहते हैं ये क्या, देखो इसी कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, टेक्नोलॉजी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स in the field of biological system for the human benefits, for the human benefit की बात करता है। बेटा डेफिनेशन देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो मेन डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेस। ये लिखा हुआ है, देखो ऊपर ना, डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, देखो आप यहाँ पर कि बायोटेक है क्या एक्चुअली। तो बायोटेक कहते हैं दो चीजों का ये एक वर्ड बना हुआ, देखो बायोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी भी है। सिंपली यू कैन से इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी कहते हैं इसको। लेकिन अगर आप मान लो आप किसी ईस्ट के सेल को आप कर्ड बनाने के लिए या किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हैं, वो भी एक तरह का बायोटेक्नोलॉजी है ना, कि चीज बनाना होता है ना। फिर कहते हैं आप बेकिंग जो ब्रेड वगैरह बनता है, तो जहां भी किसी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं आप, माइक्रोब्स को यूज कर रहे हो आप अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को गेन करने के लिए, वो भी एक बायोटेक का पार्ट होता है। बाय द वे, अगर बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन पूछा जाए आपसे, तो मेन डेफिनेशन लिखा हुआ देखो यहाँ पर, ये मेरा अपना डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन देखो, ये एक जो रजिस्टर्ड डेफिनेशन है बायोटेक का, वो लिखा हुआ देखो, बायोटेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और पार्ट्स ऑफ दिस टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, ठीक है ना, समझ में आ गया। बायोटेक्नोलॉजी देखो, इसका मतलब ये है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। और बायोटेक कोई आज का चीज नहीं है। सदियों पहले जब वाइन बनता था, जब विस्की और शराब बनते थे पहले, तो उस समय भी तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज होता था, अपने आप तो बना नहीं वो। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस था वो भी एक तरह का बायोटेक था। दही का बनना ये बायोटेक का एक पार्ट है। मक्खन बनाना है ना, घी बनाना, घी तो चलो छोड़ दो, मक्खन बनाने के लिए या फिर आप दूसरी तरह के चीज बनाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया है ना। समझ में आ गया बच्चों? तो यही है देखो, तो बायोटेक ये इसका पार्ट है, देखिए। और देखो, अब आप बायोटेक को अगर देखें आप, तो बायोटेक को हम दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं। एक होता है आरडीटी और एक होता है बायो केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। देखिए, देखो, आरडीटी इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम हो गया रिकॉम्बिनेंट
डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। देखो, इसी को जीन मैनिपुलेशन टेक्निक भी कहते हैं। इसी फील्ड को बेसिकली आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और जो इसका देखो दूसरा पार्ट है, जिसको आपने नाम दिया है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये क्या है? देखो, इसमें क्या होता है? यूज ऑफ स्टेराइल मीडियम फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे अगर आप वैक्सीन की बात करते हैं या फिर आप अल्कोहल की बात करते हैं, एक्सेट्रा, ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, देखिएगा ध्यान से। तो ब्रॉडली बायोटेक्नोलॉजी का ये दो अलग अलग ब्रांच है। एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको जीन मैनिपुलेशन टेक्निक भी कहते हैं, और इसी को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। समझ में आ गया? और हमें बेसिकली पढ़ना है फिलहाल इसके बारे में। हमें फर्स्ट पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, इसका क्या मेथड होता है, इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, है ना? लिख लिया सबने इसको? अब देखो, जो फर्स्ट पार्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये क्या है एक्चुअली? देखो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनी अदर लिविंग organisms to get the desirable products की बात करता है। बेटा, वैक्सीन होता है, अल्कोहल होता है इसके अंदर, हाँ? समझ में आ गया बच्चों? तो एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है कि आप इसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपकी बॉडी का सेल्स हो, या किसी दूसरे एनिमल्स का, गोट का या किसी और एनिमल्स का सेल हो, उसको मॉडिफाई किया जाता है ताकि आपको वो मिले जिसकी आपको जरूरत है। तो एक तरह का जेनेटिक चेंज कहते हैं इसमें। आपने किसी न किसी, देखो नाम ही इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीन मैनिपुलेशन टेक्निक कहते हैं इसको। ट्रांसफर ऑफ यू नो जीन्स ऑफ वन ऑर्गेनिजम्स इनटू द अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। देखो इसमें इसमें क्या होता है एक्चुअली? देखो, इसमें कहते हैं ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन
जीन और जीन्स कहते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू another organism ठीक है ना। ये जीन मैनिपुलेशन की प्रोसेस है। देखो, जैसे अगर मैं इसको ब्रॉडली बताऊं कि इस पूरे टेक्निक्स में क्या क्या होता है वो समझिए। पहले आप देखिए, जैसे आप एक नाम सुना होगा, हर्बर्ट स्पेंसर, ये नाम था। सॉरी, हर्बर्ट बोयर, नॉट स्पेंसर, हर्बर्ट बोयर। और एक दूसरा नाम है इसमें, स्टेनली कोहेन, स्टेनली कोहेन। द ईयर 1973, हर्बर्ट बोयर और स्टेनली कोहेन इन 1973 they construct the first recombinant. नाइनटीन 72 एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? 72 73? इट इज 72। ओके, चलिए ठीक है। मेरे बुक में 73 लिखा हुआ था। चलिए ठीक है, आप 72 लिख लीजिए यहाँ पर। और ये पूरा प्रोसेस क्या है समझिए आप पहले। यहीं से आपको ये समझ में आएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। तो देखो ये क्या है एक्चुअली। देखो देखो ये क्या होता है, समझो पहले इसको यहाँ पर। जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, मान लो ये एक सैल्मोनेला बैक्टीरिया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि बैक्टीरिया का अपना एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, जिसमें पता है आपको। ये देखो इसका ये इसका मान लो ये इसका मेन जीनोम है इसका, बैक्टीरिया का। और इसके साथ देखो ये इसका प्लाज्मिड है। ये क्या होता है इसका? प्लाज्मिड है ये। ठीक है, ये सैल्मोनेला की बात मैं कर रहा हूं। एक और देखिए अब यहाँ पर। अब ये मान लिया जाए ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, और ये मान लो ये मान लो इकोलाई का बैक्टीरिया है ना। ये इसका मेन जीनोम है, और ये इसका मान लो ये इसका मान लो प्लाज्मिड है। ठीक है, ये इकोलाई का मेन जीनोम है, और एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप, और ऐसा लिखा जाता है कि बोथ बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन एन एंटीबायोटिक
एक्स। मान लो कोई बैक्टीरिया किसी एक तरह का एंटीबायोटिक है जिसका नाम एक्स दिया हमने। दोनों ही बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक में सर्वाइव नहीं करते, उनका डेथ हो जाता है, वो डिवाइड नहीं कर पाते, मल्टीप्लाई नहीं करते वो, ठीक है। और मान लो ये एक कोई अननोन बैक्टीरिया मान लिया जाए, देखिए तो ये अननोन ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। और ये जो है, ये जो अननोन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट फ्रॉम एंटीबायोटिक एक्स, ठीक है। समझिए अब मैं क्या बोल रहा हूं। एक अननोन ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल्ड है और उसके अंदर कुछ ऐसा जीन अवेलेबल है जिसकी वजह से वो इस एंटीबायोटिक से क्या बता वो रेजिस्टेंट है। क्लियर। अब हमारा टास्क क्या था, देखो इन दोनों साइंटिस्ट का टास्क क्या था। टास्क ये था इनका, पूछा जाएगा कि ये करना क्या चाहते थे, तो इनका जो टास्क था वो टास्क ये था टू मेक इकोलाई रेजिस्टेंट फ्रॉम एंटीबायोटिक एक्स। ये इनका टास्क था कि उसे इकोलाई को क्या करना था बताओ, उस एंटीबायोटिक से क्या करना था, उसको रेजिस्टेंट बनाना था। अब ये कैसे होगा, तो देखो सबसे पहला टास्क ये हुआ कि इस अननोन सिंगल सेल से, इस अननोन सिंगल सेल से देखो एक जीनोम आइसोलेट किया गया। देखिए ऐसे, देखो ये वो जीनोम है, देखो जीनोम दैट इज इसी जीनोम की वजह से ये रेजिस्टेंट है, दैट मेक द ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट। तो पहला काम ये हुआ, देखो आइसोलेशन कहते हैं। हर्बर्ट बोयर और स्पेंसर ने, सॉरी बार बार क्या था, स्टेनले एंड कोहेन एंड बोयर, ऐसे याद रख लीजिए आप। उसने उस ऑर्गेनिज्म से उस जीनोम को आइसोलेट किया जिसकी वजह से वो जीनोम उस एंटीबायोटिक से क्या था बताओ, वो रेजिस्टेंट था। ये आइसोलेट किया गया। फिर देखो, तो पहला टास्क तो ये हो गया आइसोलेशन ऑफ जीनोम फ्रॉम द अननोन ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से वो उस एंटीबायोटिक से क्या बताओ रेजिस्टेंट है। ये पहला टास्क हो गया, देखो इसका पहला वर्क हुआ ये एक्चुअली। और देखिए दूसरा वर्क देखो, देखो आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला। आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला, देखो ये दूसरा टास्क किया इसने, दूसरा वर्क है इसका ये। और देखो ये प्लाज्मिड निकाल लिया गया बाहर, देख रहे हैं आप। ये दूसरा टास्क है, देखो दूसरा वर्क है, देखो ये पहला वर्क ये था, दूसरा वर्क ये है। और देखो इस दोनों को एक एंजाइम है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, आरई। ये पढ़ेंगे डिटेल्स इसके बारे में, पढ़ेंगे क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। मान लो ये टाइप, कोई भी टाइप लिख दिया हमने, वन टाइप है, देखो ये नाम है एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। लिख देता हूं, क्या लिखते हैं बताओ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहा जाता है।
ये एंजाइम होता है जो जीनोम को कट करता है। देखो उसने क्या किया, इस जीनोम को उसने इस तरह से कट कर दिया। देखिए ऐसे, देखो ये ऐसा कट होता है कि दोनों तरफ उसका कुछ बेस अनपेयर्ड रह जाता है। और उसी देखो सेम, देखो इसको भी, इसे भी इसी एंजाइम से कट किया गया। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज 1 के साथ, और ये जब कट हुआ तो देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। देखिए यहाँ पर इसका भी देखो, इधर इसका अनपेयर्ड बेस पेयर है और यहाँ भी देखो ऐसे ही है। देखिए ये अनपेयर्ड बेस पेयर ऐसे बना हुआ देखो यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये दोनों को कट कर दिया गया। देखो ये नेसेसिटी, आप कह सकते हैं तीसरा टास्क था, use of specific restriction endonuclease to cut the both apart, both the structure, प्लाज्मिड को भी कट किया है और उसके जीनोम को भी कट किया। और इसके बाद देखो क्या हुआ, तीसरा टास्क क्या हुआ था। देखो जो फोर्थ टास्क है, फोर्थ वर्क है, वो था देखो लाइगेशन कहते हैं, लाइगेशन ऑफ, देखो अगर मैं इसका नाम, इसका नाम ए रखा हमने, इसका नाम बी रखा हमने, तो लाइगेशन ऑफ ए एंड बी, इसको अब चिपका दिया गया। देखिए ऐसे, और चिपकाने के लिए, अब चिपकने के बाद देखो ये क्या हो गया ऐसे। देखिए स्ट्रक्चर इसका देखो, और इसे कहते हैं, देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी को काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है, इसी को हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। क्योंकि इसमें डीएनए दोनों का है ना, इसमें डीएनए उस जीनोम का भी है जो बाहर अननोन सोर्स से आया था, और इसमें डीएनए प्लाज्मिड का भी है। इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसी भी दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को आप मिला दें, जो रिजल्ट होगा उसी का नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो सोर्स होता है, जो इसका कंपोजिशन होता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। दो जेनेटिकली डिफरेंट जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके डीएनए को आप मिला दें तो जो रिजल्ट आएगा उसी का नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं इसको। और फिर क्या किया गया, देखो इसको, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसे पहुंचा दिया गया। तो देखो ये फोर्थ प्रोडक्ट क्या हो गया, देखो लाइगेशन कहते हैं, और लाइगेशन में आप यूज करते हैं एंजाइम, उसका नाम पता है, तो डीएनए लाइगेज कहते हैं इसको। और फाइनली देखो लास्ट टास्क क्या था इसका, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां पहुंचा दिया गया, ई कोलाई के अंदर। इसे डिस्टर्ब नहीं किया गया। देखिए प्लाज्मिड इसका एज सच है, इसे डिस्टर्ब नहीं किया गया। ई कोलाई के प्लाज्मिड को डिस्टर्ब नहीं किया गया, बट आपने क्या किया, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको ट्रांसफर कर दिया। देखिए तो ये टास्क क्या हुआ, देखो ये जो इसका आप बोलेंगे फिफ्थ पार्ट क्या हो गया इसका, ये है ट्रांसफर ऑफ recombinant DNA into the E. coli। और जब ये ट्रांसफर यहां हो गया, जब ये यहां पहुंच गया, देखिए अगर आप अब यहां देखिए, जब ये पहुंच गया यहां पर, देखिए ऐसे मान लो ये यहां ट्रांसफर हो गया ऐसे, देखिए जब ये यहां पहुंच गया, अब देखो इस इकोलाई को क्या कहते हैं, जब ये पहुंच गया तो इस इकोलाई को कहा गया, इसका नाम अब चेंज हो गया। देखो नाउ दैट इकोलाई इज कॉल्ड
इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया कहते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया का जो अब फिनोटाइप था, उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया है। अब ये जो इकोलाई हुआ, ये जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है, इसे क्या बोलेंगे आप? ये रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट फ्रॉम एंटीबायोटिक एक्स। तो पांचवा टास्क ये हो गया, 6 ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया बन गया, और फाइनली व्हाट वी गेट 7 पॉइंट क्या हो गया बताओ? नाउ दैट बैक्टीरिया, नाउ दैट E. coli is resistant from एंटीबायोटिक एक्स, क्योंकि उसके अंदर वो जीन जा चुका है जिसकी वजह से ये क्या था बताओ? रेजिस्टेंट था। हाँ जी बच्चों, ये ब्रीफली समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं क्या क्या किया गया। देखिए, जो कोहेन एंड बोयर था, उसके दिमाग में ये आया कि क्यों ना इकोलाई को, हाँ दोबारा से बता देता हूं, देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूं। जो कोहेन एंड बोयर का एक्सपेरिमेंट है, उसके पास एक टास्क था कि जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है और ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये दोनों ही बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक में डालने के बाद वो सर्वाइव नहीं करता, वो मर जाता था। मतलब वो दोनों ही बैक्टीरिया प्रोन थे, सेंसिटिव थे उस एंटीबायोटिक से। हार्वर्ड बोयर ने क्या देखा, इसमें जो कोहेन बोयर उसने क्या देखा कि एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है वो भी, वो अगर उस सेल्स को अगर आप डालते हैं एंटीबायोटिक में, तो वो सेल डिवाइड करता है, वो मरता नहीं है। तो दोनों के दिमाग में ये टास्क ये आया कि क्यों ना हम इकोलाई के अंदर भी वो जीन्स डाल दें जिसकी वजह से वो भी रेजिस्टेंट हो जाए। तो देखो क्या किया गया, उसने अननोन सोर्स से उस जीन को आइसोलेट किया, जिस जीन की वजह से वो अननोन ऑर्गेनिजम्स क्या था बताओ? वो एंटीबायोटिक से क्या था? वो रेजिस्टेंट था। देखो, तो पहला टास्क क्या हुआ इसका? देखो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां पर आइसोलेशन ऑफ जीनोम। देखो, आइसोलेशन ऑफ जीनोम कहते हैं that make the organism resistant, किससे? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो जीन आप देख रहे हो यहां पर, इसे कहते हैं फॉरेन डीएनए। इसी को फॉरेन डीएनए कहा जाता है, और इसी को आप इंसर्ट भी कहते हैं, इंसर्ट, क्योंकि ये इंसर्ट होगा इसमें। जिस चीज को ट्रांसफर करना है उसे कहते हैं इंसर्ट, उसी को कहते हैं फॉरेन डीएनए। ठीक है, और फिर अब वो जाएगा कैसे बताओ? हाँ, इसी को एलियन डीएनए भी कहते हैं। बिल्कुल सही कह, इसी को आप एलियन डीएनए भी कहते हैं। यू आर राइट, सब इसी का नाम है। इसी को पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं। अरे इसी को क्या बोलते हैं? पैसेंजर डीएनए भी कहा जाता है। सब उसी का नाम है। देखो, पैसेंजर डीएनए, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, इंसर्ट, सब एक ही नाम है। समझ में आ गया बच्चों? फिर देखिए, जो दूसरा वर्क है, देखो यहां पर वो क्या था, देखिए अब सैल्मोनेला से, देखो सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, इसके प्लाज्मिड को बाहर निकाला गया। देखो सेकंड टास्क, सेकंड वर्क बेसिकली, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला। और इस प्लाज्मिड को यहां क्या कहते हैं बताओ? इस प्लाज्मिड को यहां पर वेक्टर कहते हैं। मतलब क्या है देखो, कि एलियन डीएनए को इंसर्ट कहा जाता है, इंसर्ट, क्योंकि वो इंसर्ट होगा दूसरे बैक्टीरिया में। तो देखो, जो प्लाज्मिड निकाला गया है, उस प्लाज्मिड में हम जोड़ के
उस प्लाज्मिड में उस फॉरेन डीएनए को जोड़ के हम एक ऐसा चीज बनाए जिसका नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। लेकिन उससे पहले क्या किया गया, देखिए ये प्लाज्मिड है जिसको वेक्टर भी कहते हैं। इस वेक्टर को एक एंजाइम से कट किया, क्योंकि हमें दोनों को चिपकाना है। देखो, तो चिपकाने के पहले दोनों को हमने एक तरह से कट लगाया है, दोनों की तरफ हमने अनपेयर्ड बेस पेयर्स बनाए। तो हमने क्या यूज किया, देखो एंजाइम, और वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। देखो इसको, ये बहुत बड़ा चीज है, ये बताऊंगा, मैं ब्रीफ कर रहा हूं कि इनमें क्या क्या यूज होता है एक्चुअली। इस एंजाइम से कट किया, देखो इसे भी कट किया और इसे भी कट किया, दोनों को एक ही तरह के एंजाइम से कट करना है। और देखो कट होने के बाद इधर भी अनपेयर्ड बेस पेयर है, इधर भी अनपेयर्ड बेस पेयर है, देखो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आ जाता है। देखो, और इन दोनों को फिर हमने जोड़ दिया। फोर्थ पॉइंट देखो, लाइगेशन कहते हैं, लाइगेशन ऑफ ए एंड लाइगेशन ऑफ बी। जोड़ दिया हमने इसको, और जोड़ने के लिए क्या यूज किया आपने, डीएनए लाइगेज। वो नाम है किसका, वो नाम है एंजाइम का, डीएनए लाइगेज। देखो, और जब इंसर्ट और वेक्टर मिल जाता है उसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहां पे क्या है, देखो ये क्या हो रहा है, ये है इंसर्ट प्लस वेक्टर, और उसी को कहते हैं क्या, उसी का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसी भी दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जब आप जीन्स को मिला देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसी का नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब डीएनए ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। रिकॉम्बिनेशन है एक्चुअली, रिकॉम्बाइन कर दिया आपने इसको, निकाला, कट किया और जोड़ दिया उसको, और फाइनली क्या किया, देखो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ही नाम काइमेरिक डीएनए कहते हैं, इसी को हाइब्रिड डीएनए कहा जाता है। और फाइनली इन दोनों को हमने कहां पहुंचा, देखो ट्रांसफर कहते हैं, ये फिफ्थ पॉइंट है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द इकोलाई। देखो यहां पहुंच गया, इस प्लाज्मिड को डिस्टर्ब नहीं किया आपने, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, पता है आपको। प्लाज्मिड को हमने इकोलाई के प्लाज्मिड को डिस्टर्ब नहीं किया है, वो वहीं पर है। हमने सैल्मोनेला के प्लाज्मिड को डाल दिया। देखो इसके अंदर मिलते जुलते ये बैक्टीरिया हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं ये एक्चुअली। तो इसके प्लाज्मिड को इसके जीनोम के साथ चिपकाकर हमने यहां पहुंचा दिया, और जब ये पहुंच गया इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफर हुआ, देखिए, और ट्रांसफर होने के बाद इस बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया, बताओ। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। और जब ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, अब ये बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक से क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, क्योंकि उसमें वो जीनोम जा चुका है जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंट था। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है। काइमेरिक डीएनए मतलब, अरे काइमेरा का मतलब हाइब्रिड ही तो होता है, काइमेरा का मतलब हाइब्रिड ही होता है। तो देखिए, अब इस पूरे डायग्राम से कुछ चीजें समझ में आ रही हैं आपको कि टूल्स क्या क्या यूज किया गया। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है इसको। तो पहले डायग्राम को समझ में आ गया, सबने लिख लिया इसको। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट एंड सेवन पॉइंट, 7 पॉइंट है। सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाओ यहां से। सेवंथ ये है ना, resistant from, now that bacteria become resistant from antibiotic X,
जो बैक्टीरिया पहले रेजिस्टेंट नहीं था वो रेजिस्टेंट हो गया। चलो ठीक है, तो मैं इसको अब मिटा रहा हूं, ठीक है ना? सबने लिख लिया? ओके, दैट्स गुड। बेटा इकोलाई के प्लाज्मिड को भी रेजिस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट ये था कि क्या दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को भी वहां डाल सकते हैं कि नहीं। देखो टास्क क्या था, ये भी देख रहा था कि क्या हम सैल्मोनेला के प्लाज्मिड को कहीं और ट्रांसफर करें तो क्या वो टास्क हो सकता है या नहीं हो सकता है। यस, व्हाई नॉट। आप सैल्मोनेला के अंदर भी डाल दीजिए उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को। बट वो टास्क ये करना चाह रहा था कि सैल्मोनेला के प्लाज्मिड को वो यूज कर रहा था एज ए वेक्टर। इंसर्ट कहीं और से लाया, व्हीकल कहीं और था, और चेंज किसी और को किया गया। समझ में आ रहा है? अब देखो, एक्चुअली देखो इसमें टर्म्स क्या क्या यूज हो रहे हैं यहाँ। तो हमने टर्म्स यूज किया इसमें, देखिए इंसर्ट। इंसर्ट को ही मैंने कहा था, इसी को एलियन डीएनए, इसी को पैसेंजर डीएनए कहते हैं, और इसी को फॉरेन डीएनए भी कहा जाता है। जिस चीज का ट्रांसफर करना है उसे हम इंसर्ट कहते हैं। फिर देखो नंबर 2, हमने यूज किया वेक्टर को, है ना? वेक्टर वो होता है which carry insert and transform other cells। ये वेक्टर है। फिर देखो नंबर 3, हमने वर्ड यूज किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और मैंने कहा था कि ये बनता है वेक्टर प्लस इंसर्ट के मिलने से। और हमने यूज किया एक वर्ड ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट वो होता है जिसे आप मॉडिफाइड सेल्स कहते हैं। ये मॉडिफाइड सेल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कहना है। याद रखिएगा कि इकोलाई वहां पर ट्रांसफॉर्मेंट की तरह वर्क कर रहा है। रिकॉम्बिनेंट जो सिंपली डीएनए का जुड़ना रिकॉम्बिनेंट है, बट जिसकी वजह से आपने सेल्स को चेंज किया, जो जिसकी वजह से इकोलाई का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो चुका है, तो ट्रांसफॉर्मेंट वर्ड तब यूज करते हैं आप जब आपका डिजायरेबल डीएनए वहां पहुंच चुका होता है। तो मॉडिफाइड सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स कहा जाता है, उसके लिए यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ गया बच्चों? बेटा रिजेक्ट करेगा नहीं करेगा उसका नहीं किया था ना, अगर करता तो एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो जाता उसका। और बैक्टीरिया वो क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया थे बेटा, एक्सपेरिमेंट ऐसा ही होता है, सब कुछ सोच के समझ के नहीं कि ऐसा ही होगा। अरे एक प्लानिंग होता है, अगर ये फेल ही हो जाता तो आगे कहां से काम बढ़ता है इसका। बैक्टीरिया रिजेक्ट नहीं करेगा, वो क्यों रिजेक्ट कर देगा उसको? अरे मिलते जुलते बैक्टीरिया है वो, और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ उसका। अब आपकी बॉडी में इकोलाई के बैक्टीरिया जीन्स डाले जा सकते हैं। चलो यहाँ देखो, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट
ऑलवेज हम यूज करते हैं बताओ मॉडिफाइड सेल्स के लिए, और हमने यूज किया, देखो इसके अंदर एंजाइम्स के बारे में पढ़ा हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स यूज किया गया। तो बेसिकली हम बात करते हैं जब टूल्स की, टूल्स ऑफ आरडीटी की बात करें अगर हम, कि आपके टूल्स क्या क्या थे, तो बेसिकली कहा जाए तो टूल्स में एंजाइम्स आता है, टूल्स में वेक्टर आता है, और टूल्स में इंसर्ट आता है। ये तो चलो बन गया बाद में, बट बेसिकली अगर टूल्स की बात करें कि बेसिकली हमने टूल्स को यूज किया है, वो तीन ही तो है, डिफरेंट तरह के एंजाइम्स, डिफरेंट तरह के वेक्टर्स, और डिफरेंट तरह के इंसर्ट भी होते हैं कि किसे आप कहां ले जाना चाहते हैं। समझ में आ गया? अब एंजाइम्स के कई टाइप्स होते हैं, वेक्टर के भी कई टाइप्स होते हैं, और इंसर्ट भी कई तरह के होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो अब आपको बारी बारी से पढ़ना है कि अलग तरह के कई तरह के प्लाज्मिड होते हैं। ये देखना होता है कि हमें किस तरह के बैक्टीरिया को, किस तरह के सेल्स को ट्रांसफॉर्म करना है। हर जगह वेक्टर केवल प्लाज्मिड यूज नहीं होता, कई तरह के वेक्टर्स होते हैं। जहां ये ले जाएगा वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, इस पे डिपेंड करता है। अभी पूरी कहानी, रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। अभी मैंने स्टार्ट किया है अभी इसमें, अब ये सब कुछ डिटेल से पढ़ना है हमें कि एंजाइम्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, सारा इतनी अधिक तुम लगा रहे हो। अरे बताऊंगा भाई, वेक्टर लिख के छोड़ थोड़ी दूंगा यहाँ पर। अभी जब डायग्राम बता रहा था, आयुष जी बैठ के वहां समोसे खा रहे होंगे, अब फिर से कह रहे वेक्टर बता दो। अरे वेक्टर बता दिया, अच्छे से बता दिया, वेक्टर के टाइप बताऊंगा। तो यहाँ देखो, तो ये टूल्स है, देखो टूल्स, एंजाइम्स, वेक्टर एंड इंसर्ट कहता है। और इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि एंजाइम्स कितने तरह के होते हैं, वेक्टर कितने तरह के होते हैं, और इंसर्ट कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, देखिए मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले कहते हैं, देखो इसमें एक एंजाइम आता है नंबर ए, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस बेसिकली दो तरह का होता है, एक एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, और एक एंडोन्यूक्लियस होता है। और ये दो तरह का होता है, एक नॉन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, और एक को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है देखो, अब मान लो आपके पास एक डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे दिया हुआ है, देखिए 5 प्राइम 3 प्राइम और 3 प्राइम और 5 प्राइम कहता है। एक एंजाइम ऐसा है जो एक पर्टिकुलर डीएनए को केवल साइड से कट कर रहा है, देखो वो यहां पे कट कर रहा है। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो साइड से क्लीव करता है, एक एंड से क्लीव करता है। ऑल्दो इसका कोई यूज नहीं है बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। जो एक ही स्ट्रैंड को साइड से कट करे, 5 डैश से या 3 डैश से, एक ही स्ट्रैंड को, एक स्ट्रैंड को कट कर, दोनों को कट नहीं करता है,
इसे कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेज। बेसिकली इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, इट इज नॉट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बट ये एक्सो का मतलब तो बाहर से ही होगा ना। और देखो दूसरा, देखो ये मान लो एक दूसरा एंजाइम है, देखिए ऐसे, देखिए ये 5' 3' 3 और 5 लिखा हुआ, देखिए ऐसे, और ये एक स्ट्रैंड को कट कर रहा है, देखो यहां से बीच से, या मतलब मिडिल पार्ट से कट कर रहा है, बट दोनों को नहीं, दोनों स्ट्रैंड को नहीं, सिंगल स्ट्रैंड को। और इसी का नाम, ये कट कैसा बताओ, इसे कहते हैं नॉन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नॉन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और अगर मान लो ऐसा होता, देखिए देखो एक एंजाइम ऐसा है जो, देखिए ऐसे, ये 5 मान लो, ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 ये 5 लिखा हुआ है, वो कट लगा रहा है, देखिए या तो ऐसे कट लगा रहा है, देखिए, या फिर देखो ऐसे कट लगा रहा है। एक कट यहां लग गया और एक कट यहां लग गया, देखिए दोनों को कट लगा रहा है, देखिए ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, या ये 5 है, देखिए ऐसे। और ये दोनों ही कट जो बनेगा, देखो ये एक्शन किसका होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। और याद रखिएगा, ये जो सीक्वेंस होता है, सच सीक्वेंस ऑफ डीएनए must be palindromic in nature. पैलिंड्रोमिक का मतलब ये होता है, देखो एक ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जिसके दोनों तरफ एक ही जैसा बेस पेयर का सीक्वेंस बने। देखो जैसे मान लो ऐसा लिखा हो, देखिए GAATTC 5' और 3' पे, और देखो G है तो यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे T आ गया, यहाँ भी T आ गया, यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे A और यहाँ पे G आ गया। देखो तो 5 3 और ये हो गया 5' और ये हो गया 3'। देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं डीएनए का सीक्वेंस, देखो एक ही जैसा सीक्वेंस, देखो 5 3 यहाँ भी GAATTC है और यहाँ पे देखो GAATTC होता है। ऐसे डीएनए के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? इसी को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। जैसे आप लिखते हो मैडम, देखो मैडम इधर से मैडम है और इधर से मैडम ही होता है। तो एक ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जिसका 5 3 एक जैसा हो, रीड करेंगे 5 से 3 की तरफ दोनों स्ट्रैंड पे, तो सिमिलर बेस पेयर, सिमिलर न्यूक्लियोटाइड्स का वहां पे पार्ट आता है। ये सीक्वेंस समझ में आ गया आपको? सच सीक्वेंस इज कॉल्ड, हाँ जी, नमन भी हो सकता है, मॉम होता है, डैड होता है, मलयालम भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना? हाँ ये भी हो सकता है, बट पैलिंड्रोमिक डीएनए थोड़ी है ये, पैलिंड्रोमिक डीएनए ये है GAATTC। तो 5 3 दोनों एक जैसा होना चाहिए। देखो एक्सो, एक्सो का यूज नहीं होता, एक्सो साइड से कट करता है। एक्सो मतलब फ्रॉम द एंड, विच कट फ्रॉम एंड, ये एंड से क्लीव करता है, कट फ्रॉम एंड कहते हैं। ये होता है कट फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ डीएनए। और ये दो तरह का होता है, नॉन रेस्ट्रिक्शन कहते हैं
अरे इसमें क्या समझ में नहीं आया यार। GAATC पैलिंड्रोमिक डीएनए कहते हैं, देखो इसको। अरे 53GAATC है और 53 यहां देखो GAATC होता है। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? इसको पैलिंड्रोमिक डीएनए कहते हैं। और पैलिंड्रोमिक डीएनए पे जब रेस्ट्रिक्शन कट लगाएगा तो ये कट दोनों साइड पे लगता है। देखो यहां भी कट लग गया, यहां भी कट लग गया, या कट यहां लग गया, यहां लग गया। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का कट हमेशा पैलिंड्रोमिक डीएनए पे होता है और इसी को यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। यूज इसका भी नहीं होता। तो जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होते हैं, जब ये कट लगाता है तो इसका कट दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड पे होता है और ये वो डीएनए होते हैं जिनका सीक्वेंस आपस में पैलिंड्रोमिक होता है। अगर ये कट हो गया, देखो अगर ऐसा कट होगा तो आपके पास देखिए ऐसे, देखो इस तरह का डीएनए बनेगा। देखो ये कट हो गया, देखो ऐसा यहां पर ऐसे। देखो अब इसका ये 5 था, यहाँ 3 था, ये 3 था, ये 5 था। जब आप इसको ऐसे कट करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो अगर ये 5 तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 ये 5 हो जाएगा। देखो अब ये 3 तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 तो ये 3 हो जाएगा। देखो तो जब ये कट बराबर का हो, देखो ये वाला कट देखिए ऐसे, ऐसे कट को ब्लंट एंड कट कहते हैं। ब्लंट एंड कट कहा जाता है। अभी और बताऊंगा इसके बारे में। और अगर मान लो ऐसा वाला कट लग गया तो क्या होगा बताओ? अगर ये वाला कट लगेगा तो क्या होगा? देखिए देखो ऐसा हो जाएगा। देखो ये देखो एक ऐसा डीएनए बनेगा। देखो ऐसे थोड़ा बड़ा होगा। देखो ये अनपेयर्ड बेस पेयर यहां कहेंगे ऐसे। देखिए और दूसरा देखो ऐसा होगा। ये देखिए अब ये देखो इधर भी अनपेयर्ड बेस पेयर है, इधर भी अनपेयर्ड। इसको कहते हैं स्टिकी एंड कट कहते हैं। ऐसे कट को स्टिकी एंड कट कहा जाता है। देखो इधर भी अनपेयर्ड बेस पेयर है और इधर भी अनपेयर्ड बेस पेयर है। ये 5, ये 3, ये 3, ये 5, तो ये 5 ये 3 हो जाएगा, ये 3 ये 5 हो जाएगा और ये 5 यहां आ जाएगा और देखो 3 यहां पे आ जाएगा। देखो से मतलब ये है कि कट दो तरह का होता है, ब्लंट एंड कट होता है और स्टिकी एंड कट होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का जो कट होगा वो बीच से कट करता है और ये कट दो तरह के होते हैं। या तो बिल्कुल दोनों तरफ एक ही जैसा कट होगा। देखो जैसे मान लो एक कट यहां लग गया, देखिए ये देखो एक कट यहां लगा दो, एक कट यहां लगा दो, एक 80 के बीच में और एक 80 के बीच में। देखो ये बड़ा बड़ा कट हो गया ना। तो ये कट कैसा बनेगा? इसे ब्लंट एंड कट बोलेंगे हम इसको। और अगर मान लो एक कट यहां पे लगता और एक कट यहां लगता, देखो अगर मान लो कट यहां पे होता है ऐसे और एक कट यहां लगता, देखिए ऐसे ही, तो जो कट बनेगा, जो एंड बनेगा, दो डीएनए बनेंगे ना, उसे क्या बोल देंगे हम? उसे बोल देंगे स्टिकी एंड कट कहते हैं इसको। तो स्टिकी एंड कट में अनपेयर्ड बेस पेयर एंड पे रह जाता है, जबकि स्टिकी एंड में अनपेयर्ड बेस पेयर रहते हैं। ब्लंट एंड कट में अनपेयर्ड बेस पेयर नहीं रहता। समझ में आ गया? तो देखो न्यूक्लियस का एक ही टाइप यूज होता है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। और ये ऐसे सीक्वेंस को कट करेगा जो सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होता है, जो सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होता है।
और पैलिंड्रोमिक क्या होते हैं बताओ? एक ऐसा डीएनए का पार्ट जिसके दोनों स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो एक जैसा होता है 5-3 डायरेक्शन में। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए इज ए काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए which contains similar nucleotide from 5' to 3' end. समझ में आ गया बच्चों? अदिति तुम्हें समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलिए, चलो ठीक है फिर समय आपका समाप्त हो रहा है। अब इसके बारे में कल फिर से पढ़ेंगे हम। हाँ, एक स्ट्रैंड में एक्सो होता है, एक स्ट्रैंड में एक्सो होगा, एक स्ट्रैंड पे एंडो भी होता है, लेकिन वो नॉन रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन हमेशा दो जगह कट लगाता है। मान लो हमने लिखा हुआ है नॉन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो वो भी एक ही जगह कट लगाएगा, बट एक ही स्ट्रैंड पे कट लगाता है, मिडिल पार्ट पे, बीच वाले पार्ट पे। बट जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो अलग तरह के होते हैं, वो दोनों ही स्ट्रैंड को कट लगाएगा। ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो।